हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार वालों को, दोस्तों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, सुबह सुबह हम पढ़ाई करते हैं और शाम को हम दीपावली का जो फेस्टिवल है अपना उसको सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ाई करना जरूरी है क्योंकि अपना कंटिन्यूटी बनना बहुत ही अच्छा होता है। कंटिन्यूटी को तोड़ना नहीं है, शाम को दीपावली का सेलिब्रेट करना है। ठीक है, तो कम से कम 2 या 3 घंटे में पढ़ना चाहिए सुबह सुबह। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे आपकी तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा का जो आपकी कलाम एकेडमी की टेस्ट है, और टेस्ट भी कौन सा आपका मेजर टेस्ट हुआ है, और उसके जो रिवीजन टॉपिक है जैसे माइनर टेस्ट 5 से लेकर माइनर टेस्ट 8 का जो कॉमन सिलेबस था तो उसका एनालिसिस कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको हम क्या कर रहे थे। देखो, आपकी कलाम रीट मेंस की टेस्ट सीरीज है, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले। और टेस्ट कौन सा होगा आपका, मेजर टेस्ट 2। कौन सा टेस्ट, मेजर टेस्ट 2। और इस मेजर टेस्ट 2 के सिलेबस की बात करें, मेजर टेस्ट का जो सिलेबस है वो कौन सा होगा आपका, वो होगा आपका माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 5 से माइनर टेस्ट 8 तक का, माइनर टेस्ट 8 तक का जो कॉमन सिलेबस है, कॉमन जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस होगा। यानी इसका पूरा पूरा सिलेबस कौन से टेस्ट में देखने को मिलेगा, ये मेजर टेस्ट 2 के अंदर देखने को मिलेगा। और ये टेस्ट कब होगा आपका, ये होगा आपका दीपावली के बाद, यानी कि बात करें आपकी 26 सितंबर को होगा टेस्ट। 26 सितंबर को ये मेजर टेस्ट 2 होने वाला है। तो इसके रिवीजन की बात करें दोस्तों, हम रिवीजन स्टार्ट कर चुके थे। तो सबसे पहला जो माइनर टेस्ट 5 की बात करें तो इसमें देखो राजस्थान का भूगोल हम कर चुके हैं। माइनर टेस्ट 5 और 6 के अंदर दोनों में राजस्थान का भूगोल आया था। इसके अलावा हम आपकी 25 फ्लैगशिप योजनाएं कर चुके हैं। फ्लैगशिप योजनाएं बहुत ही शानदार तरीके से की हमने, एक एक पॉइंट को समझते हुए एमसीक्यू के माध्यम से। एक ही शॉट के मान बात करें, एक ही वीडियो के मान, एक ही रिवीजन के मान आपको 25 के 25 सारी योजनाएं करवाई गई है। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं हम आपकी भाषा साहित्य, जो बोलियां और राजस्थान की भाषा बोलियां एवं साहित्य, उसकी इस टॉपिक की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें इस टॉपिक की, तो ये वैसे तो आपका कलाम का भी रिवाइज टेस्ट चल रहे हैं, यानी आपकी रिवाइज टॉपिक चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहूँ, मैं बताना चाहूँ आपको कि देखो इस टॉपिक की अपनी क्लास नंबर 1 हुई थी, क्लास नंबर 1। यानी ये तो अपनी रिवीजन क्लास है, वैसे देखें तो हम रिवीजन क्लास है अपनी आज कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन क्लास नंबर 1 हुई थी ना, इसमें हमने 102 एमसीक्यू किए थे। कितने, 102 एमसीक्यू, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। जैसे 2022-2023 में आपका पेपर हुआ था, तो वो आपके सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे आपकी साइंस में है, एसएसटी है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट है आपके, उनमें जो पूछे गए थे भाषा साहित्य का, तो वहाँ से जो क्वेश्चन आए थे। और इन मेन चीज़ क्या थी ये बता क्यों रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन लगभग बात करें यहाँ से भाषा साहित्य इस बुकलेट की बात करें तो यहाँ से कम आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने, 7 से 8 क्वेश्चन, यानी कि आप कम से कम 16 नंबर या 15 नंबर 14 नंबर की बात करें तो यहाँ से आपको पूछने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखो राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थान की भाषा है, पहला आपका चैप्टर है इस बुकलेट का, राजस्थान की भाषा। इसके अंदर देखो 2 तरह से पूछा जा सकता है। देखो उस टाइम आपकी कोर्ट में भी गया था मामला, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर दे रखा है कि टॉपिक दे रखा था कि राजस्थान की भाषा, तो इसमें राजस्थान की भाषा में पूछा जा सकता है। यानी राजस्थानी जो मूल भाषा है ना राजस्थानी, तो राजस्थानी भाषा में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप बोली कौन सी साइड बोली जाए, यहाँ भी बोलो जाए, पूछो जाए, ये भी पूछ सके है। ठीक है, यानी एक राजस्थानी भाषा थी, अपनी भाषा थी, हमारी मातृभाषा थी, और दूसरी भाषा अपनी हिंदी भाषा के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज पहले देखना चाहिए, जो आपके दोस्त पहले नहीं दिखी तो ये क्लास देखना, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं राजस्थानी भाषा के अंदर भी, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन आने वाले पहले क्वेश्चन से, यहाँ से राजस्थान की भाषा से आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो राजस्थानी भाषा में भी देखना होगा, क्योंकि जो बाहर के स्टेट के लोग हैं, और ऐसे नहीं हुआ आपके मारवाड़ को छोड़ दो उस तरफ आपके जोधपुर, बाकी इधर आपके पूर्वी राजस्थान के लोग हैं, उनके लिए भी दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि फिर जो आपकी मारवाड़ी जानते हो, आप पूरी राजस्थानी भाषा जानते हो, उधर जोधपुर वगैरह, उधर आपके नागौर वगैरह इस तरफ अच्छी बोली जाती है, और वो मातृभाषा की मूल भाषा है, तो वो ज़्यादातर इसे वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है आपको कि राजस्थानी भाषा आज वाले क्वेश्चन है। आज मैंने जो क्वेश्चन लिए वो सारे के सारे मैंने हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा में एक बार हम सारी थ्योरी पढ़ लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको देखने हो, मान लीजिए जिन दोस्तों ने क्लास नंबर 1 नहीं देखी, 102 क्वेश्चन किए हुए और 102 में प्रत्येक ऑप्शन का व्याख्या की गई है, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या की गई है, ऑप्शन की व्याख्या। यानी आप समझ सकते हो कि 102 और 4 ऑप्शन है, तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 408 क्वेश्चन हो गए। तो 408 भी न मानो तो लगभग 350 क्वेश्चन हमने किए। क्लास नंबर 1 में लगभग 350 क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, राजस्थानी भाषा के अंदर भी, हिंदी भाषा के अंदर भी, मिक्स भी, और सारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अध्ययनस्थ बोर्ड ने आपके जो जिस एग्जाम में पूछे गए थे, यानी कि जो मेरे पास जितने भी पेपर थे वो सारे सारे क्वेश्चन आपके जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। तो एक बार रिविजन जरूर कर लेना जिन दोस्तों को नहीं किया है वो। बाकी आज हम कर रहे हैं पूरा का पूरा ये टॉपिक वापस रिविजन होने वाला है।
ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो मात्र 40 से 45 पेज की बुकलेट है। ठीक है, ये बुकलेट कितनी पेज की आपकी, 40 से 45 पेज की बुकलेट है। और यहाँ से यदि आपको 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं तो इस टॉपिक को मत करें, इस टॉपिक को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। जहाँ से यदि आप यहाँ पर 5 क्वेश्चन भी कवर करते हो ना तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा यानी सिलेक्शन की दौड़ में आपको बहुत आगे लेकर जाता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मान लीजिए कभी कभी हो सकता है एग्जीक्यूशन भी गलत हो जाता है, सबके होता है, ऐसी बात नहीं, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। लेकिन 5 क्वेश्चन यदि आप 7 में से या 8 में से 5 क्वेश्चन कवर करते हो ना, इस बुकलेट से आपके पूरे पूरे कवर होंगे। देखो क्वेश्चन आपका वही आता है, कंटेंट चाहिए किसी भी बुक से पढ़ो, चाहे आपकी हिंदी जो 11th की एक 12th की बुक है, एक 10th की बुक है, वहाँ से पढ़ो, वहाँ का सारा वहाँ से कॉपी किया हुआ है इसके अंदर। कलाम वाले कभी भी लिखते नहीं है, कोई राइटर नहीं है इनका, कोई टीचर नहीं है जो स्पेशली लिखता है, नहीं, ये सारे जो आपकी आरबीसी की बुक है या एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से कॉपी किए हुए हैं, यानी वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर आपको सीधा सीधा डाला हुआ है। ठीक है, सीधे सीधे डाले हुए, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। इस चीज़ को तो आपको पता चल गया होगा, आपने देख ली होगी बुक की कॉपी भी देख ली होगी, यानी आपने 10th की बुक भी देखी होगी, भाषा साहित्य के नाम से चलती है आपकी वहाँ पर। ठीक है, तो आज हम हिंदी भाषा के जो क्वेश्चन बनते हैं आपकी इस राजस्थान की भाषा, इसलिए बता रहा हूँ मैं। और इसके बाद में देखो आपके जो प्राचीन साहित्य, मध्य साहित्य, मध्यकालीन साहित्य, प्राचीनकालीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य और आधुनिककालीन साहित्य, ये 3 टॉपिक है आपके। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद में जो संस्थाएं हैं, भाषा साहित्य की जो संस्थाएं हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन इस बुकलेट के अंदर सारे मिल जाएंगे वैसे देखें तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेवल के हैं, अच्छे क्वेश्चन है और आपकी हिंदी भाषा के क्वेश्चन है। सबसे पहले बता दें, क्योंकि राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन और भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब आप 30 बार रिवीजन करेंगे इन्हें, तो रिवीजन नंबर बात करें, रिवीजन आपका 3री बार होगा। रिवीजन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बार तो उन्हें पढ़ा है एमसीक्यू के माध्यम से किया। आज रिवीजन नंबर आपका 1 है, यानी सीजन 1 है, ऐसे समझ सकते हैं। और सीजन 2 होगा जब रिवीजन दोबारा चलेगा, तो अब सारे के सारे जो राजस्थान की भाषा है, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन होंगे ना, वो राजस्थानी भाषा के अंदर ही होंगे। जब तक मैं तैयार कर रहा हूँ राजस्थानी भाषा के जितने क्वेश्चन है अदर एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, वो सारे सारे मैं आपको इकट्ठे कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, जितने क्वेश्चन होते हैं कम से कम 2 क्लासें बनेंगी रिवीजन की भी, क्योंकि भाषा साहित्य बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हर लेखक का नाम, हर चीज़ पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो आपके साथ ही आएंगे, लेकिन हमें हर लेखक की जो इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ और याद करना कि जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बार बार जिन लेखकों की पुस्तकें पूछी जाती है वो ज़्यादा याद करना। और राजवंश से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, जो राजवंश से संबंधित जो पुस्तकें लिखी गई है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और वर्तमान में कोई पुरस्कार वगैरह मिला हो, चाहे हिंदी साहित्य का मिला हो, चाहे अदर कोई पुरस्कार मिला हो, तो वो क्वेश्चन आपके आने की संभावना 99% होती है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको अपडेट रहना है। लास्ट तक अभी और बहुत से पुरस्कार मिल जाएंगे दिसंबर तक आपको। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ इस सेशन को पूरा करते हैं और टॉपिक जितना कवर होता है उतना कवर करने की कोशिश करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा के कौन कौन से अन्य नाम प्रचलित है, यानी राजस्थान की भाषा के जो कौन कौन से नाम जो अन्य प्रचलित है, यानी सामने आते हैं आपके या मिलते हैं या देखने को मिलते हैं, उन बात करते हैं। तो मरु भाषा, मरुभूम भाषा, मरुदेशी भाषा या मरुवाणी भाषा, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, हाड़ौती, ये राजस्थानी भाषा नहीं है, क्षेत्रीय भाषा है। गुजरी, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखो, मरु भाषा, मरुभूम भाषा, मरुदेशी भाषा और मरुवाणी भाषा। सीधा क्वेश्चन पूछे कि राजस्थानी भाषा के कौन कौन से अन्य नाम प्रचलित है, तो मरु भाषा है, मरुभूम है भाषा है, मरुदेशी भाषा है, मरुवाणी भाषा है। तो यहाँ पर देखो मरुवाणी दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, मरुवाणी भाषा दे रखा है। तो इसका बात करते हैं, सबसे पहले मरुवाणी भाषा की बात करते हैं। देखो, इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला था, सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें, काफ़ी बार आपकी क्वेश्चन पूछा गया है, किसके अंदर मिला भाई आपकी, बताओ राइट आंसर। अरे फट लिया आपने, कोलमाल्या के अंदर। किसके अंदर, कोलेमाल्या के अंदर। और कोलमाल्या आया है आपका। तो कोलमाल्या की बात करें तो किसके द्वारा, इसके लेखक कौन है आपके, लेखक आपके उद्योतन सूरी। कौन आपके, उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी किसके दरबारी कवि थे, वत्सराज के दरबारी कवि थे, यानी प्रतिहार शासक थे वत्सराज, उसके दरबारी कवि थे। पूछा जाता है कहाँ लिखी थी ये, जालोर दुर्ग में लिखी थी। कहाँ पर, जालोर दुर्ग में। ठीक है, कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, देशी भाषाओं की बात करें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक भाषा कौन सी थी आपकी, मरुवाणी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद करना दोस्तों।
तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका यही पूछ लिया जाता है कि मरुवाणी का सर्वप्रथम उल्लेख किसके अंदर मिला था, तो आपकी कोयलमाला के अंदर मिला था। इसका लेखक कौन था, आपका अद्वैतन सूरी था। कहाँ पर लिखी गई थी, जालोर दुर्ग के अंदर। कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है इसके अंदर, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जो आपके अद्वैतन सूरी थे वो किसके दरबार कवि थे, वो थे आपके वत्सराज, जो प्रतिहार शासक थे वत्सराज, उसके दरबार कवि थे। दूसरा क्वेश्चन एक भाषा और दे रखी है आपकी, कौन सी, मरु भाषा। देखो मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख यानी उल्लेख किसमें मिलता है, इसका उल्लेख की बात करें सबसे पहले, देखो उल्लेख मिलता है इसका एक तो 17वीं शताब्दी का नोबेली छंद है। 17वीं शताब्दी की, 17वीं शताब्दी की कौन से छंद में, आपके नोबेली छंद, नोबेली छंद, इसके अंदर आपके मरु भाषा को उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक आपके 18वीं शताब्दी की है, कौन सी, आठ देसरी गुजरी, 18वीं शताब्दी की कौन सी आपकी, आठ देसरी गुजरी, आठ देसरी गुजरी। रचनाओं की बात करते हैं, दोनों रचनाएं हैं। इन दोनों रचनाओं में किसका उल्लेख मिलता है, आपका मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। तो सीधा ये आपका क्वेश्चन पूछे कि मरु भाषा का उल्लेख किन ग्रंथों में या किन रचनाओं में मिलता है, तो ये तो आपकी 17वीं शताब्दी की कौन सी, आपकी नोबेली छंद, और एक आपकी 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है, यह रचना है आपकी कौन है, आठ देसरी गुजरी। इन दोनों रचनाओं के अंदर आपकी मरु भाषा का उल्लेख हुआ है, किसका, मरु भाषा का उल्लेख हुआ है। सीधा किसका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। और राजस्थानी भाषा की कौन कौन से अन्य नाम प्रचलित है, आपकी मरु भाषा, मरुभूमि भाषा, मरुदेशी भाषा और मरुवाणी। मरुवाणी मैंने बता दिया जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और मरु भाषा मैंने बता दिया कि इन दो रचनाओं के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, नोबेली छंद और आठ देसरी गुजरी के अंदर मिलता है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, देखो बहुत ही अच्छा है प्रश्न है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में प्राप्त हुआ है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में प्राप्त हुआ है, चित्तौड़गढ़ शिलालेख में, बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में, यानी बसंतगढ़ कहाँ पर आपकी, सिरोही के अंदर है। रणथंभौर शिलालेख में, यानी रणथंभौर कहाँ पर पड़ता है, आपका सवाई माधोपुर में। माउंट आबू शिलालेख में, माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है, आपका सिरोही के अंदर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपका बसंतगढ़ शिलालेख आपका सिरोही के अंदर, यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बनता है आपका, देखो राजधानी के अर्थ में राजस्थान शब्द का प्रयोग, यहां पर याद करना, राजधानी के अर्थ में राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग सीधा पूछे कि राजधानी के रूप में राजस्थान शब्द का प्रयोग किसके अंदर मिलता है, तो मिलता है आपका सर्वप्रथम प्रयोग किसके अंदर किया गया था, आपका सर्वप्रथम की बात करें तो कौन सी थी आपकी, नैनछेरी ख्यात, मुणोत नैनछेरी ख्यात। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि राजधानी के अर्थ में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में या किस रचना के अंदर किया गया था, तो वो है आपका मुणोत नैनछेरी ख्यात, यानी मुणोत नैनछेरी द्वारा लिखी गई थी, मुणोत नैनछेरी ख्यात के अंदर, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं बात करें आपके राजपूताना शब्द का उल्लेख, राजपूताना के शब्द का बात करें आपके, राजपूताना शब्द, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था भाई, आपके 1800 ईस्वी के अंदर, 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस, याद करना दोस्तों। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो 1800 ईस्वी में आपके जॉर्ज थॉमस ने किया था। और राजधानी के रूप अर्थ में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया था, आपका मुणोत नैनछेरी ख्यात के अंदर। और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख से प्राप्त होता है, तो बसंतगढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। कहाँ से, बसंतगढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। सीधा क्वेश्चन आपका आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित कथनों में से सही क्रम में भारतीय भाषाओं के विकास को दर्शाने वाला क्रम कौन सा है, भारतीय भाषाओं को विकास को दर्शाने वाला क्रम कौन सा है, सही क्रम की बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी, इधर कोने में बात कर लेते हैं आपकी। देखो सबसे पहले आती है वंश वृक्ष आर्य भाषाएं,
सबसे पहले कौन सी आई थी आपकी, वंश वृक्ष आर्य भाषाएं। ये सीधा सीधा डायग्राम आपके न्यू आरबीसी की जो बुक आई है आपकी कक्षा 10 की, उसके अंदर आपका सीधा सीधा है। ठीक है, तो वंश वृक्ष आर्य भाषा से शुरुआत हुई थी, फिर आपका वैदिक संस्कृत आया था, यानी वैदिक संस्कृत की बात करें, वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत अधिक जटिल होने के कारण ये किसमें परिवर्तित होगी, आपकी लौकिक संस्कृत में परिवर्तित होगी। किसमें, लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत आई। ठीक है, वैदिक संस्कृत के बाद में क्या है आपकी लौकिक संस्कृत। आपका देखो वैदिक संस्कृत दे रखा है यहाँ पर, पहले वैदिक संस्कृत आई तो आपका गलत हो जाएगा, ये दो गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। फिर देखो लौकिक संस्कृत आई तो लौकिक संस्कृत आएगी, यहाँ पर क्या दे रखा है, पाली दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हो गया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। देखो लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत की बात करें आपकी जटिलता आने लगी तो इसके स्थान पर पाली भाषा ने ले लिया। किसने, पाली भाषा ने ले लिया, तो इसके स्थान पर 2 भाषाएं एक तरह से बात करते हैं आपके, ये तो आपकी पाली भाषा आई और एक कौन सी है आपकी संस्कृत, कौन सी है आपकी संस्कृत। ठीक है, और फिर पाली भाषा की बात करें तो पाली भाषा भी लोग अलग अलग लगी। ठीक है, लोग से अलग लगी तो पाली भाषा के स्थान पर किसको आया गया, प्राकृत भाषा आई। कौन सी, प्राकृत भाषा आई। ठीक है, और फिर प्राकृत भाषा की बात करें आपकी कठिन लगने लगी तो आपकी अपभ्रंश भाषाओं में विघटन हो गया। किसका, इनका अपभ्रंश भाषाओं में विघटन हो गया। यानी बात करें देखो ये आपका पाली होगी, पाली के बाद प्राकृत होगी, फिर अपभ्रंश होगी, तो फिर किसमें विभक्त हो गया, आपका अपभ्रंश भाषाओं में विभक्त हो गया। तो कौन कौन सी अपभ्रंश भाषाओं में विभक्त हुई भाषाएं, तो यहाँ पर बात करते देखो आपकी मरुगुजरी, मरुगुजरी। ठीक है, फिर शौरसेनी, शौरसेनी और नागर अपभ्रंश, नागर। तो 3 अपभ्रंश भाषाओं में विभक्त हुई। अपभ्रंश लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, अपभ्रंश। ठीक है, कौन कौन सी, मरुगुजरी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश में। ठीक है, और अब फिर मरुगुजरी अपभ्रंश 2 भागों में विभक्त हुई, आपकी 2 भागों में विभक्त हुई। कौन कौन सी में, ये तो राजस्थानी और ये कौन सी आपकी गुजराती। और कुछ वैज्ञानिक गुजराती और राजस्थानी को एक ही भाषा मानते थे प्राचीन समय के अंदर, और शौरसेनी से आपकी हिंदी भाषा का उत्पन्न हुई। कौन सी, हिंदी भाषा उत्पन्न हुई। ये था आपका वंशक्रम, यानी भाषाओं की बात करें तो भाषाओं का विभक्तन यानी विभक्त किस प्रकार से होती है, कहाँ कहाँ पर चेंज होती है, जटिलता के कारण किस कारण परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी वंश वृक्ष कार्य भाषाई प्रचलन थी आपकी, फिर आपकी वंश वंश कार्य भाषाओं से आपकी वैदिक संस्कृत में परिवर्तित हुई भाषा, फिर वैदिक संस्कृत से आपकी लौकिक संस्कृत में विभक्त हुई, लौकिक संस्कृत से फिर पाली भाषा में हुई, पाली भाषा से फिर प्राकृत में हुई, और प्राकृत भाषा फिर अपभ्रंश भाषा में विभक्त हो गई। मरुगुजरी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। फिर मरुगुजरी अपभ्रंश 2 भागों में विभक्त हुई, आपकी राजस्थानी और गुजराती, और शौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ, आपका हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्रम पूछा जाता है भाई, बार बार आपका क्वेश्चन आता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश के रूप में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का सुझाव किस भाषा वैज्ञानिक ने दिया। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश के रूप में, किसके रूप में, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश के रूप में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का सुझाव किस वैज्ञानिक ने दिया, डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो डॉक्टर के.एम. मुंशी ने तो किसका दिया था आपके, इन्होंने दिया था आपका मरुगुजरी अपभ्रंश, मरुगुजरी अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है, किसका भाषा से दिया आपका सुझाव, मरुगुजरी अपभ्रंश से। और मरुगुजरी से बात करें सुनीत कुमार चटर्जी, तो सुनीत कुमार चटर्जी सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से थे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बताया कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आपकी सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। यहाँ पर दे रखा आपका डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, तो ये थे आपके नागर भाषा अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। अभी हमने 3 अपभ्रंशों में बांटा था ना, उन्हीं की बात करें तो ये किससे थे, आपके नागर अपभ्रंश से थे। ठीक है, इनके अलावा आपका पुरुषोत्तम साहब भी थे, पुरुषोत्तम, क्या नाम था उनका, पुरुषोत्तम मेनारिया। ये क्वेश्चन आपके कलाम ने टेस्ट में पूछा था, पुरुषोत्तम मेनारिया क्वेश्चन आपके कलाम ने पूछा था टेस्ट के अंदर, देखो रिवीजन करवा दिया मैंने वापस। ये क्वेश्चन पूछा था, इनका मत था आपका कौन सा, नागर अपभ्रंश। किससे जुड़े थे आपके, नागर अपभ्रंश। देखे होंगे आपने, टेस्ट आपने भी दिया है तो आपको ये याद भी आ गया होगा कि ये कलाम ने पूछा था। हीरालाल मासेरी ये किससे संबंधित थे भाई आपकी, ये संबंधित थे आपकी मरुगुजरी अपभ्रंश से, मरुगुजरी अपभ्रंश से संबंधित थे, अपभ्रंश। इसके अलावा आपके हीरालाल मासेरी के अलावा आपका मोतीलाल मेनारिया भी थे,
कौन थे आपके, जो कंफ्यूज मत हो जाना, मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। देखो यहाँ पर तो आपका पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कर देता हूँ इसको, पुरुषोत्तम मेनारिया, यहाँ पर आपका मोतीलाल मेनारिया। तो मोतीलाल मेनारिया वो किस अपभ्रंश से जुड़ी हुई थी, आपके मरुगुजी अपभ्रंश से, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी वो किससे हुई है, आपकी मरुगुजी अपभ्रंश से हुई है। इसके अलावा के एम मुंशी इन्होंने बताया कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है मरुगुजरी अपभ्रंश से हुई है, याद करो। इसके अलावा बात करें आपके जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन और आपके पुरुषोत्तम मेनारिया है, उन्होंने बताया कि राजस्थान भाषा की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, आपके नागर अपभ्रंश से हुई है। किसे, नागर अपभ्रंश से। अभी हमने विभक्त किया था भाषाओं को, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक। के एम मुंशी भी किससे संबंधित है, आपकी मरुगुजी से। और हमें पूछा था कि सौराष्ट्रीय अपभ्रंश के रूप में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का सुझाव किस भाषा मनोवैज्ञानिक ने दिया था, सौराष्ट्रीय भाषा के अपभ्रंश के रूप में, तो वो दिया था आपका सुनीति कुमार चटर्जी। कौन दिया था आपका, सुनीति कुमार चटर्जी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वीं सदी के लगभग राजस्थानी भाषा के अस्तित्व का उल्लेख किस विद्वान ने किया। ऑप्शन दे रहे कि आपके टेसीटोरी, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर के एम मुंशी, जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन। तो देखो ये तीनों तो नहीं दिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपकी टेसीटोरी। कौन सा हो जाएगा आपको, 12वीं सदी के लगभग राजस्थानी भाषा के अस्तित्व का उल्लेख किस विद्वान ने दिया, टेसीटोरी ने दिया था। इसने टेसीटोरी ने दिया था। इनकी एक पत्रिका थी जिस पर इन्होंने राजस्थानी भाषा पर प्रकाश डाला था, उस पत्रिका का क्या नाम था। देखो पत्रिका की बात करें, याद करना पूछा जा चुका है इस पत्रिका का नाम, इंडियन एंटी क्वेरी, इंडियन एंटी क्वेरी पत्रिका। और इसके अंदर आपकी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला, राजस्थान भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला, विकास पर प्रकाश डाला। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि टेसीटोरी ने कौन सी पत्रिका के अंदर राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला, तो उस पत्रिका का नाम क्या था आपका, इंडियन एंटी क्वेरी पत्रिका। क्या नाम था आपका, इंडियन एंटी क्वेरी पत्रिका। याद करना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहीं पर याद कर लो नोट लगा के, 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास से स्वतंत्र भाषा के रूप में हुआ। सीधा क्वेश्चन आता है कि किस शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ, तो 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। किस रूप से हुआ आपका, स्वतंत्र रूप से हुआ। कौन सी शताब्दी के बाद, आपकी 16वीं शताब्दी के बाद। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ, तो 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। वही पूछे कि राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कौन सा था, तो वो कौन सा माना जाता है आपका, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, 1650 ईस्वी तक 1850 ईस्वी तक। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण युग है 1650 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद राजस्थानी भाषा का धीरे धीरे विलोप होता गया। अभी भी जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है, आपकी 20वीं नई शिक्षा नीति आई है, उसमें जो आपकी मातृभाषा का उल्लेख किया गया है उसके अंदर, तो उसके अंदर अपनी राजस्थान की मातृभाषा को हिंदी माना गया है। क्या माना गया आपका, हिंदी माना गया है। ये गलत है, जरा से अपनी खुद ही मातृभाषा अपनी राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन देना चाहिए, और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और अपनी भाषा को प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी है भाई, सुन के देखना कभी, राजस्थानी भाषा भी बहुत अच्छी है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी अपने राजस्थान से तो अपनी भाषा को आगे प्रोत्साहन करने के लिए टेड वेड चलाया करो भाई, शामिल होया करो। तो हम बात कर रहे थे कि 12वीं शताब्दी के लगभग राजस्थानी भाषा के अस्तित्व का उल्लेख किस विद्वान किया था, वो थे आपकी टेसीटोरी। इनकी पत्रिका थी इंडियन एंटीक्वेरी पत्रिका, और जिसमें राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास का प्रकाश डाला था इन्होंने। और 16वीं शताब्दी के बाद की राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विकसित हुई, यानी स्वतंत्र रूप से होना शुरू हो गई थी। और 1650 से 1850 ईस्वी तक उनका स्वर्ण युग माना जाता है। राजस्थानी भाषा क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ये लो देखो, राजस्थानी भाषा के विकास चरणों को सही रूप से मिलाई। राजस्थानी जो भाषा विकास के जो चरण है उनको सही विकास रूप से मिलाई। देखो, गुर्जर अपभ्रंश थी 11वीं से 13वीं शताब्दी, बिल्कुल राइट, सही रूप से मिलाना है। असत्य रूप से, मेरे हिसाब से असत्य कितना पूछना चाहिए था यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन था सही रूप से मिलान, यहाँ पर लिख देना मिलान नहीं है, मिलान नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था भैया। ठीक है, तो गुर्जर अपभ्रंश आपकी 11वीं से 13वीं शताब्दी की बनी थी, बिल्कुल सत्य है, यानी सही मिलान है आपका। प्राचीन राजस्थान आपकी 13वीं से 16वीं शताब्दी थी, बिल्कुल राइट। मध्य राजस्थान की बात करें आपकी, देखो 16वीं से 17वीं नहीं थी आपकी, यहाँ पर 16वीं से 18वीं शताब्दी थी। कौन सी? 18वीं शताब्दी। तो यहाँ पर ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका होगा कि सही मिलान नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही राइट है। आधुनिक राजस्थान बात करें 18वीं सदी से अब तक की आपकी आधुनिक राजस्थानी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था क्वेश्चन की राजस्थानी भाषा के विकास चरणों को सही रूप या चरणों का सही रूप नहीं है, क्या कर लेना यहाँ पर, का सही रूप से मिलान नहीं है, ऐसा कर लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो आगे, अभी मैंने बार पीछे लास्ट में बताया था कि गुजरात और राजस्थान को एक ही माना जाता है। तो प्रोफेसर नरोत्तम स्वामी के अनुसार राजस्थानी भाषा के विकास के कौन कौन से 2 चरण है? राजस्थानी भाषा विकास के कौन से 2 चरण है भाई? प्राचीन राजस्थानी, नवी राजस्थानी, गुर्जर अपभ्रंश और मध्य राजस्थानी, मध्य राजस्थानी और आधुनिक राजस्थानी, प्राचीन राजस्थानी और मध्य राजस्थानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राचीन राजस्थानी और नवी राजस्थानी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2 चरण मानते हैं आपके। देखो, प्राचीन राजस्थानी थी, एक कलाम ने टेस्ट में पूछा था, एक क्वेश्चन भी। प्राचीन राजस्थान की बात करें तो वो मानते हैं आपके विक्रम संवत 1600 से पूर्व है। और नवी राजस्थान की बात करें, नवी राजस्थान की बात करें तो जो प्रोफेसर नरोत्तम स्वामी है वो क्या मानते हैं आपके? विक्रम संवत 1600 के बाद, 1600 के बाद। तो दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? ये लो, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके ने और कब किया था? तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया था? तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन ने 1912 में किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी पुस्तक थी, एक पुस्तक का नाम याद कर लेना। पुस्तक की बात करें तो पुस्तक कौन सी थी आपकी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक थी भाई? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सीधा क्वेश्चन आता है, इनकी पुस्तक पूछा जाता है। और राजस्थान की 20 वास्तविक भाषाओं को 5 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया था इन्होंने। राजस्थान की 20 वास्तविक भाषाओं को 5 मुख्य वर्गों में विभक्त किया, 5 मुख्य वर्गों में विभक्त किया, विभक्त किया। किसने किया था भाई? आपके ये क्वेश्चन भी आपका कलाम ने पूछा था, कितने वर्गों में विभक्त किया था? तो 5 में। कौन थे आपके? जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन। ये अभी आपके टेस्ट में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, याद करना। कौन कौन से थे आपके 5? तो आपके पश्चिमी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान, जैसे हम बात करें आपके ढूंढाड़ी और हड़ौती। तीसरी बात करें आपके उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में कौन सी आ जाएगी आपकी? अरे मेवाती आ जाएगी, अलवर जो भरतपुर के अंदर बोली जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, चौथी थी आपकी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जैसे बात करें आपकी मालवी और निमाड़ी आ जाएगी। और 5वीं थी आपकी दक्षिणी राजस्थान, वागड़ी। दक्षिण राजस्थान कौन सी आ जाएगी आपकी? वागड़ी। तो इस प्रकार से आपके 5 भागों में व्यक्त किया था किसने? जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन ने। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और वहीं पर याद कर लो, नोट लगा के। डॉक्टर टेसिटोरी ने 2 भागों में व्यक्त किया। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन से थे 2 भाग? एक था आपका पश्चिमी राजस्थान, एक था आपका पूर्वी राजस्थान। एक आपका पश्चिमी राजस्थान और दूसरा कौन सा था आपका? पूर्वी राजस्थान।
तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि डॉक्टर टेसी टोरी ने राजस्थान की भाषाओं को कितने भागों में विभक्त किया, 2 भागों में। और जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन की बात करें तो कितने भागों में विभक्त किया, आपके 5 भागों के अंदर। ठीक है, ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर अपनी बात करें, राजस्थान को मुख्य रूप से 2 भाग माने जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ये लो आ गया, देखो राजस्थानी भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। राजस्थानी भाषाओं को जो मुख्यतः कितनी भाषाओं में बांटा गया है, 2 में, 3 में, 4 में, 1 में, तो 2 भाषाओं में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन सी, एक आपकी पश्चिमी राजस्थान, 2 भागों की बात करते हैं आपकी, ये तो कौन सी होगी आपकी पश्चिमी राजस्थान, ये कौन सी होगी आपकी पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी भाषा आती है आपकी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी मुख्य रूप से। 2 भागों में आके बात करें, राजस्थानी भाषाओं को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी भाषाएं आती है आपकी, ढूंढाड़ी आती है, हाड़ौती आती है, मेवाती आती है, अहिरवाटी आती है। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी आती है। मोस्ट रूप से हम रिवीजन के लिए क्लासें करें, यानी एमसीक्यू प्रैक्टिस करें रिवीजन के लिए, तो अच्छे पूरी डिटेल से पढ़ लें हर चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थैली उपबोली राजस्थान की किस बोली से संबंधित है। देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि थैली उपबोली कहाँ पर बोल जाती है, तो ये बोल जाती है आपके उत्तरी राजस्थान के अंदर। कहाँ पर बोल जाती है आपकी, उत्तरी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। तो उत्तरी राजस्थान का हिस्सा है वो किसके अंदर आता है, आपका मारवाड़ी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस बोली की बोली आपकी, मारवाड़ी की बोली। मारवाड़ी किस तरह बोली जाती है आपकी, पश्चिमी राजस्थान में, लगभग पश्चिमी राजस्थान में आती है। ठीक है, और उपबोलियों की बात करें, यहाँ पर कुछ अलग अलग उपबोलियाँ हैं मारवाड़ी की। उपबोली की बात करें यहाँ पर, मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है, जैसे आपकी होगी डाटी। डाटी कहाँ पर बोल जाती है आपकी, बाड़मेर के अंदर। ये बोलियाँ बार बार पूछी जाती है दोस्त, डाटी कहाँ पर बोल जाती है, बाड़मेर के अंदर। गोडवाड़ी की बात करें, गोडवाड़ी, तो गोडवाड़ी कहाँ पर बोल जाती है आपकी, जालौर, पाली, सिरोही। जालौर, पाली, सिरोही। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका देवड़ावाटी। देवड़ावाटी, देवड़ावाटी कहाँ पर बोल जाती है आपकी, सिरोही के अंदर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कौन सी, खेराड़ी। देखो ये तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, ये शाहपुरा जयपुर के अंदर पड़ता है। दोनों की पूछी जाती है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। ये कहाँ पर बोल जाती है आपकी, शाहपुरा भीलवाड़ा। यहाँ पर ये नोट लगा के याद करो, हमेशा नोट लगाओ और याद करो। 84, 84 ये कहाँ पर बोल जाती है आपकी, शाहपुरा जयपुर। और किसकी उपबोली है आपकी, ढूंढाड़ी की उपबोली, ढूंढाड़ी की उपबोली। नोट लगा के याद कर लेना, हमेशा साथ साथ याद करोगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम के अंदर। वही बात करें हाड़ौती की, देखो हाड़ौती बोली जाती है आपकी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो सीधा क्वेश्चन पूछिए कि हाड़ौती बोली किन क्षेत्र में बोली जाती है, तो कोटा में बोली जाती है, बूंदी में, बारा में, झालावाड़ के अंदर। मेवाड़ी की बात करें तो ये आपकी मेवाड़ के अंदर बोली जाती है। वैसे देखें तो मेवाड़ आप सभी जानते हो। ठीक है, कौन से जिले आते हैं आपके, जैसे मुख्य जिला बात करें तो उदयपुर रियासत, उदयपुर रियासत, रियासत से याद कर लोगे तो सारे जिले आ जाएंगे आपके उदयपुर के आसपास के, जैसे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। ठीक है, अधिकांश भाषा में बोल जाते हैं। इसकी एकमात्र उपबोली कौन सी है आपकी, उपबोली की बात करें तो कौन सी आपकी, धावड़ी। और ये किस क्षेत्र में बोल जाती है, इसका क्षेत्र कौन सा आपका, उदयपुरी है। क्षेत्र कौन सा आपका, उदयपुर। वही बात करें वांगड़ी, तो वांगड़ी कहाँ पर बोल जाती है आपकी, वांगड़ी बोली जाती है आपकी, बताओ भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। किसके अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। और इसकी बात करें, इसको
भिल्ली, गिरीश ने इसको क्या बोला आपकी, भिल्ली बोली बोला है। गिरीश ने भिल्ली बोली बोला है, बोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वागड़ी भाषा को भिल्ली बोली किसने बोला है, तो गिरीश ने। किसने बोला भाई, गिरीश ने। जो आपके संत महावीर जी के चौपड़े लिखे गए थे ना, वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे, आपकी वागड़ी भाषा में लिखे गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप में क्या कहा जाता है। देखो मारवाड़ी बोली में को साहित्यिक रूप में क्या कहा जाता है, डिंगल, सोटा, डोल, मरण, मरवण या वागड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिंगल। क्या हो जाएगा आपका, डिंगल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद कर लो, आपकी पूरी राजस्थान के अंदर, पूरी राजस्थान की या बात करें या मेवाती की बात करें, तो यहाँ पर कौन सी होती है आपकी, पिंगल भाषा, पिंगल कहा जाता है। पूरे राजस्थान में क्या कहा जाता है आपका, पिंगल कहा जाता है। और आपकी मारवाड़ी बोली यानी आपकी पश्चिमी राजस्थान में क्या बोला जाता है, आपका डिंगल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ी की उपबोली आपकी दावड़ी है। कौन सी आपकी, दावड़ी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस क्षेत्र में बोली जाती है आपकी, क्षेत्र आपका उदयपुर। कौन क्षेत्र आपका, उदयपुर क्षेत्र। थली हम पढ़ चुके हैं, थली कहाँ पर बोल जाती है आपकी, उत्तरी राजस्थान के अंदर। गोडवाड़ी कहाँ पर बोल जाती है आपकी, सिरोही के, सिरोही, जालोर, जालोर पाली सिरोही, तीनों याद कर लेना। यहाँ पर क्रम पूछा जाता है, जालोर पाली सिरोही। कभी कभी जिले आ जाते हैं तो जिलों को देखना होता है सारे कौन कौन से जिले आते हैं। खेराड़ी की बात करें तो ये आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। अच्छे क्वेश्चन है। और ये सारी सारी किसकी बोली है, मारवाड़ी की। किसकी है भाई, आपकी मारवाड़ी की वो बोली है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान किस क्षेत्र में बोली जाती है, पूरी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में। तो पूरी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ढूंढाड़ी की बोली बात करें तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि एक जो रानी रंगीली और आपके जो राजीव सर है, ठीक है, राजीव सर का इंटरव्यू हुआ था, तो उनमें पूछा गया था। उस इंटरव्यू के अंदर यूट्यूब पर आज भी पड़ा है। तभी मैंने जब अपनी क्लास नंबर 1 हुई थी, यानी जब हमने भाषा साहित्य शुरुआत किया था, 102 क्वेश्चन करवाए थे, तभी मैंने बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। उस इंटरव्यू के अंदर रानी रंगीली से पूछा जाता है कि आप किस भाषा में जवाब देना चाहती हो, तो वो बोली थी मैं तो झारसाई में देवली, झारसाई में देवली। तो झारसाई कहाँ की बोली है, वो बोल जाती है किसको, जयपुर के आसपास के क्षेत्र को झारसाई, यानी उसको ढूंढाड़ी बोला जाता था और झारसाई भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अन्य नाम भी याद कर लेना साथ साथ। इसके अन्य नाम भी आ सकते हैं आपके, जैसे जयपुरी भी आ सकता है। जयपुर क्षेत्र में बोल जाता है तो जयपुरी तो आ जाएगा, ये तो समझ जाओगे आप। लेकिन झारसाई इंपॉर्टेंट है, झारसाई याद करना। ढूंढाड़ी बोली अन्य किस नाम से जाना जाता है आपका, झारसाई के नाम से जाना जाता है। झारसाई, ठीक है, रिवीजन करो अच्छे से आराम से। झारसाई बोली के नाम से जाना जाता है। और क्षेत्र की बात करें तो इसके क्षेत्र की बात करें, किस क्षेत्र में आपकी ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, तो देखो जिलों की बात करें तो जैसे आपकी जगहों की बात करें तो जैसे आपकी जयपुर हो गया, किशनगढ़ हो गया आपका, जयपुर किशनगढ़। टोंक हो गया आपका, टोंक वैसे अपना हराबरा जिला है। दौसा हो गया, अजमेर हो गया। तो ये 5 इसका क्षेत्र है किसका, ढूंढाड़ी बोली का। इन क्षेत्रों के अंदर आपकी ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कौन सी बोली बोली जाती है आपकी, अरे पश्चिमी राजस्थान में आपकी मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, उत्तरी राजस्थान में हमने देखा, उत्तरी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है आपकी, अरे थल्ली भी याद कर सकते हो, बागड़ी भी आती है। दक्षिण राजस्थान में वागड़ी याद कर लो, वागड़ी बोली जाती है। एग्जाम्पल के तौर में याद कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। काठेड़ी उपबोली राजस्थान किस क्षेत्र में बोली जाती है, काठेड़ी उपबोली, दक्षिणी जयपुर, टोंक, करौली, किशनगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई, काठेड़ी बोली पूछिए तो दक्षिणी जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसकी उपबोली है, उपबोली किसकी है, ढूंढाड़ी की, ढूंढाड़ी की उपबोली, उपबोली है। तो यहाँ पर ढूंढाड़ी की उपबोली आ गई। तो देखो टोंक के अंदर कौन सी बोली जाती है, टोंक के अंदर बोली जाती है आपकी नागरचोल, नागरचोल।
टोंक भी आ सकता है, टोंक के साथ सवाई माधोपुर भी आ सकता है। ये भी किसकी बोली है आपकी, ढूंढाड़ी की बोली है। करौली के अंदर कौन सी बोली जाती है आपकी, जगरोती। कौन सी बोली जाती है आपकी, जगरोती। और जगरोती भी किसकी बोली है आपकी, ढूंढाड़ी की बोली है। किशनगढ़ के अंदर आपकी किशनगढ़ी बोली जाती है। कौन सी, किशनगढ़ी। और ये भी किसकी बोली है आपकी, ढूंढाड़ी की बोली है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना। और इसके साथ साथ ढूंढाड़ी की एक उपबोली और है कौन सी, 84, जो अभी आपने नोट लगा के किया था 84। कहाँ पर बोली जाती है अभी, शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पर आपका, जयपुर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रांगड़ी बोली किसकी बोली है, मालवी की, मारवाड़ी की, ढूंढाड़ी की या मेवाड़ी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा रांगड़ी में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, मालवी की बोली है। देखो रांगड़ी बोली बार बार पूछ जाती है। सबसे पहले बात करें तो मालवा के राजपूतों में प्रचलित है, मुख्यतः मालवा के राजपूतों में प्रचलित थी या प्रचलित है। वर्तमान में भी तो बोली जाती होगी, मालवा के राजपूतों में प्रचलित है। ठीक है। और इस बोली की बात करें मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण ही बोली कौन सी जनजाति है आपकी, रांगड़ी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रण किसका है इसमें, किन दो बोलियों की मिश्रण से बनी हुई है। तो ये बनी हुई है आपकी मारवाड़ी व मालवी, मारवाड़ी व मालवी बोली का मिश्रण है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और किसके लिए यानी प्रसिद्ध किसके लिए है आपकी, भाई रांगड़ी बोली प्रसिद्ध किसके लिए, गाली गलौच निकल जाती है इसके अंदर, यानी आपकी कर्क सत्ता के लिए जान जाती है, कर्क सत्ता के लिए जानी जाती है, जानी जाती है। याद हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कि मारवाड़ी और मालवी मिश्रण की बोली कौन सी है, तो रांगड़ी बोली। यह पूछ लिया जाता है रांगड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो मालवा क्षेत्र के राजपूतों में प्रचलित है। प्रसिद्ध किसके कारण आपकी, कर्क सत्ता के लिए जानी जाती है। सीधा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मारवाड़ी पढ़ चुके हैं, मेवाड़ी पढ़ चुके हैं, ढूंढाड़ी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, अहिरवाटी क्षेत्र। ठीक है। वैसे देखें तो आपकी अलवर, बहरोड, कोटपुतली और मुंडावा क्षेत्र। जयपुर टोंक नहीं, जयपुर टोंक में नहीं बोल जाती। जोधपुर बीकानेर में नहीं बोल जाती। उदयपुर सवाई माधोपुर नहीं बोल जाती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भाई अहिरवाटी बोली राजस्थान किस क्षेत्र में प्रचलित है, अलवर और बहरोड, कोटपुतली और मुंडावा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 1 आप राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक अभिन्न जाति की पट्टी क्षेत्र में आबाद हो गई थी, जिसके कारण अहिरवाटी या अहिरवाल खिलाया। ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र को राठ और यहाँ बोली जाने वाली बोली को क्या बोलते हैं, राठी बोला जाता है। ये भी लिख लो साथ साथ। ऐतिहासिक ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र को, ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र को राठ कहा जाता है, कहा जाता है। और यहाँ बोली जाने वाली बोली को, यहाँ की बोली को क्या कहा जाता है आपका, राठी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कलाम ने पूछा था, कलाम ने अपने टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा था भाई। हो गया रिवीजन दोबारा टेस्ट का कि राठी किस बोली बोला जाता था। अहिरवाटी की जो बोली है आपकी अलवर, बहरोड, कोटपुतली, मुंडावा क्षेत्र, जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र को राठ और यहाँ बोली जाने वाली बोली को क्या बोला जाता है, राठी। किस बोली को बोला जाता है, अहिरवाटी बोली को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, झुंझुनू के दक्षिणी भाग और सीकर जिले के पूर्वी भाग और जयपुर जिले के उत्तरी भाग में प्रचलित बोली का क्या नाम है। झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, सीकर जिले के पूर्वी भाग और जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग में प्रचलित बोली है खिलाड़ी। जो खिलाड़ी हम पढ़ चुके हैं, खिलाड़ी तो नहीं है। कहाँ बोल जाती थी खिलाड़ी, अरे शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और किसकी उपबोली है ये, मारवाड़ी की उपबोली, पढ़ चुके हैं। गोडवाड़ी की बात करें तो ये कहाँ पर बोली जाती है गोडवाड़ी, ये बोली जाती है आपकी जालौर के आहोर तहसील और पाली के अंदर। जैसे जालौर याद कर लेना, जालौर के आहोर क्षेत्र, जालौर की आहोर तहसील।
वह बाली तहसील कहाँ पर पड़ती है, पाली के अंदर। वह सिरोही के कुछ भागों में पाई जाती है। सिरोही यानी आपकी बात करें जिले पूछे गोडवाड़ी का, तो यह जगह जालौर, पाली और सिरोही। और किसकी बोली है ये आपकी, मारवाड़ी की बोली है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। डिंगल और पिंगल, देखो डिंगल आपके पश्चिमी राजस्थान को बोला जाता है, पिंगल आपके पूर्वी राजस्थान को बोला जाता है। पश्चिमी राजस्थान और पिंगल आपकी पूर्वी राजस्थान। तो बची कौन सी, तोरावटी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, ये थे राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन। जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हमने राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन किए। पेज नंबर की बात करें 100 लेकर 6 तक के पेज नंबर के क्वेश्चन थे। यदि भाषा साहित्य की बुकलेट आपके पास है तो देखना आपका कितना रिवीजन हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितने पॉइंट छुटे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए, जितना अधिक रिवीजन करवा सकते थे उससे ज़्यादा आपको रिवीजन करवाया गया है। एक बार फिर से हम पूरा टॉपिक का रिवीजन कर चुके हैं आपकी हिंदी भाषा के अंदर। बाकी आपकी क्लास नंबर जो बुकलेट है, बुकलेट की क्लास नंबर 1 अपनी प्लेलिस्ट में बनी हुई है आपकी। क्या बनी हुई है आपकी, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी। प्लेलिस्ट की बात करें और वहाँ पर आपके 6 वीडियो पड़े हुए हैं। कितने, 6 वीडियो आपके। इन 6 वीडियो के अंदर आपका जो पहला वीडियो जिसके अंदर हमने 102 क्वेश्चन किए। कितने, 102 क्वेश्चन। वो सारे के सारे आपके एग्जाम पूछे गए। और आज के हो गया आपके क्वेश्चन ये भी सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से। तो आपको सारे के सारे ऑप्शनों के माध्यम से आपको रिवाइज करवाया गया, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं अपना मेजर टेस्ट 2 के अंदर। आपको ये देखने को मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आए थे आपके माइनर टेस्ट किसके अंदर, 7 के अंदर। यानी माइनर टेस्ट 7 के अंदर आपके पेज नंबर 1 से लेकर 6 तक दोबारा रिवीजन टेस्ट था। सिलेबस देखिए, सिलेबस के अंदर रिवीजन टेस्ट लिखा हुआ है पेज नंबर 1 से लेकर 6। तो ये सारे सारे एक बार वहाँ पर के लिए हमने, और आज हम दोबारा कर लिए मेजर टेस्ट 2 के लिए। यानी कि तीसरी बार हम रिवीजन कर रहे हैं। कितनी बार, तीसरी बार। वैसे देखिए तो हम चौथी बार कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार हम टेस्टों में कर चुके हैं। भाई मेजर टेस्ट 1 हुआ था, उसके अंदर भी हमने एनालिसिस किया, वो हो गया। ठीक है, मेजर टेस्ट 1 के अंदर आपके आया था। ठीक है, इसके अलावा आपका जो माइनर टेस्ट 1 हुआ था, माइनर टेस्ट 1 के अंदर हमने ये क्वेश्चन देखे थे। मेजर टेस्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन देखे हैं। फिर बात करें माइनर टेस्ट 7 में क्वेश्चन देखे हैं। कहाँ पर है, माइनर टेस्ट 7 के अंदर एक क्वेश्चन देखे हैं। इसके अलावा अपनी एक क्लास अपनी हो चुकी है, बुकलेट की एक क्लास देख चुके हैं। यानी हमने 4 बार रिवीजन कर चुके हैं, और आज आपका 5वीं बार रिवीजन था। जिन दोस्तों ने कंटिन्यू जुड़े हैं तो आप खुद देख सकते हो कितनी बार आपका रिवीजन हो रहा है, यानी कितनी बार ये शब्द आपके पास देखने, और सिलेबस कितनी जल्दी से पूरा होता जा रहा है एमसीक्यू के माध्यम से। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्लास के लिए कमेंट के अंदर जरूर बताना। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले देखो शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, और अपना आपको ये बताना है कि कमेंट में कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि भाषा साहित्य थोड़ा सा टॉपिक ऐसा ही है, समझाने में भी थोड़ी समझने वाला लायक नहीं है, क्योंकि ऐसे टॉपिक करवाता भी नहीं कोई। यहाँ पर सीधे फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि झुंझुनू के अंदर कौन सी बोली जाती है, तो तोरावटी। इसमें समझाने वाली कौन सी बात है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं हम राजस्थानी साहित्य। अब राजस्थानी साहित्य को शुरुआत करते हैं। अब लेखक के नाम, काल वगैरह वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले राजस्थानी साहित्य की बात करते हैं, जैसे आपके वैदिक काल, प्राचीन काल, मौर्य काल, उनकी। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, भक्ति काल किस काल प्रक के अंतर्गत आता है। भक्ति काल किस काल प्रक के अंतर्गत आता है, प्राचीन काल। देखो प्राचीन काल की बात करें तो ये तो आता है आपका 1050 से 1450 ईस्वी के बीच। ये कौन सा था आपका प्राचीन काल। और यहाँ पे बात करें इसको परवर्ती परक की बात करें तो कौन सा है जगह आपका, वीर गाथा काल। कौन सा है आपका, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल हो गया। ठीक है, तो पहला तो नहीं है। पूर्व मध्य काल, यहाँ पर कौन सा जगह आपका, भक्ति काल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। काल की बात करें तो भक्ति काल कौन सा था आपका, 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी। तो कैसा काल मान जाता है आपका, भक्ति काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं भाई सीधे सीधे क्वेश्चन। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा सारा पूछ लिया जाता है। उत्तर मध्य काल की बात करें तो इसमें कौन सा, परवर्ती परक की बात करें तो कौन सा जगह आपका, संगार, रीति एवं नीतिपरक काल। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीतिपरक काल किस काल में था, तो उत्तर मध्य काल में नीतिपरक काल। और इसका काल का वर्ष की बात करें कब था, ये 1650 से शुरू होता है और 1850 तक था, ईस्वी तक। और वही बात करें फिर आता आपका आधुनिक काल। और आधुनिक काल में बात करें क्या होती है आपकी, विविध विषयों एवं विद्याओं से युक्त आधुनिक काल। विविध विद्याओं एवं विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त है। और ये अब तक चल रहा है आपका 1850 से अब तक।
तो सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए आपको। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान साहित्य की इतिहास परंपरा को किस प्रकार से जानता था, तो भक्ति काल आता है आपका 1450 से 1650, बहुत बार पूछा जाता है। वीर गाथा काल भी बहुत बार पूछा गया है। 1050 से 1450 ईस्वी तक जो प्राचीन काल था वो कौन सा काल था आपका, वीर गाथा काल था। इनके समय जो लेखक थे, रचनाएं थी वो पूछी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो, वीर गाथा काल की प्रमुख रचना कौन सी है, रणमल छंद, पिंगल शिरोमणि, डोला मरवण, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। तो कौन सी हो जाएगी राइट आंसर, बताओ भाई, बताओ। तो रणमल छंद हो जाएगी। क्या हो जाएगा आपकी, रणमल छंद। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रणमल छंद। इसके रचयिता कौन थे आपके, रचयिता, तो इसके रचयिता थे आपके श्रीधर व्यास। कौन आपके, श्रीधर व्यास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतनी बार आपकी एग्जाम पूछा गया, हद से ज़्यादा। यहाँ पर दे रखा है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये किस काल की थी आपकी, भक्ति काल। और इसके लेखक कौन थे, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर में राज सिंह के भाई थे। हम पढ़ चुके हैं, राजवंश हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पर आपको बताया गया था, पहले भी बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको राइट। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले वीर गाथा काल। तो कौन सा काल में आता है, ये आपकी प्राचीन काल आता है। समय की बात करें किस काल के अंदर आता है आपका, 1050 से 1450 ईस्वी के बीच का जो काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है आपका, वीर गाथा काल माना जाता है। यानी यहाँ पर वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया। भाई वीर गाथा काल क्यों दिया गया आपका, वीरता, वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण इस काल को क्या नाम दिया गया, वीर गाथा काल किया। प्रमुख रचना है आपकी रणमल छंद, जो आपकी रचयिता कौन है, श्रीधर व्यास। महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं इस टॉपिक की। ये लो, भक्ति काल में वेली कृष्ण रुक्मणीरी रचना किसने की थी, मीराबाई ने की थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी, ईश्वरदास ने की थी, या माधवदास धनवाड़िया ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, माधवदास धनवाड़िया की बात करें, इन्होंने कौन सी की थी आपकी, रामरासो की थी। कौन सी थी, रामरासो। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता। ईश्वरदास की रचना कौन सी थी, ईश्वरदास की थी आपकी हरिरस। ये तो हरिरस थी। ये कौन सी थी आपकी, देवी यांग थी। हरिरस बार बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन आता है कि कौन सी असुमलित है, उसके अंदर ईश्वरदास की कविता देखी जाती है, रचना पूछ ली जाती है। मीराबाई की बात करें, मीराबाई की रचना भी थी क्या, अरे थी, नरसिंह मायरो, नरसिंह मायरो। ये किसमें थी आपकी, भक्ति काल के अंदर ही थी। तो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई थी, किस दुर्ग के अंदर लिखी गई थी, गागरोन दुर्ग के अंदर। गागरोन दुर्ग में, गागरोन दुर्ग कहाँ पर पड़ता है आपका, झालावाड़ में लिखी गई। सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भक्ति काल की। किसकी, भक्ति काल की। समय कौन सा था, यानी किसमें आता है, सबसे पहले तो आता है आपका पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को क्या बोला जाता है आपका, भक्ति काल। उससे कौन सा काल था आपका, 1450 से 1650 ईस्वी के मध्य। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सीधे पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मैंने हर काल से क्वेश्चन उठाया है। उत्तर मध्य काल में रघुनाथ रूपक की रचना किस कवि ने की थी, उत्तर मध्य काल में रघुनाथ रूपक की रचना किसी के द्वारा की गई थी, रजिया, मच्छाराम, बेरिया या मोतिया। तो देखो बेरिया शॉर्ट आता है बेरिया का, तो ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मच्छाराम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा, आपके मच्छाराम ने रघुनाथ रूपक की प्रस्तुत किया था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस काल को क्या बोला जाता है, नीतिपरक काल। नीतिपरक काल। समय की बात करें 1650 से 1850 के बीच था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
इस काल की बात करें, उत्तर मध्यकाल की, राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा, शांति का काल रहा, यानी कोई इतने युद्ध वगैरह नहीं रहे। फिर अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों बाद में तो ऐसे युद्ध नहीं हुआ राजस्थान के अंदर। ठीक है, 1818 के बाद में तो वैसे कोई युद्ध नहीं हुआ, एक दो युद्ध मिलते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद में कोई युद्ध नहीं हुआ किसी के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मच्छराम। उनकी रचना याद करना आपकी क्या, आपकी रघुनाथ रूपक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थानी साहित्य में आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि कौन है? राजस्थानी साहित्य में आधुनिक काल, तो सबसे पहले आधुनिक काल दिया है, तो कब से शुरू होता है ये, कब से शुरू हुआ आधुनिक काल? ये था आपके 1850 से अब तक। 1850 से अब तक का जो काल है वो किस काल में आता है आपका? आधुनिक काल के अंदर आता है। तो आधुनिक काल देखो, पृथ्वीराज राठौड़ है, तो पृथ्वीराज राठौड़ किसमें थे आपके? भक्ति काल में। किसमें थे आपकी? भक्ति काल के अंदर थे। कौन से काल में थे भाई? आपकी भक्ति काल के अंदर थे। मच्छाराम, तो मच्छाराम अभी देखा हमने, कौन सी थी आपकी? रघुनाथ रूपक। रघुनाथ रूपक किस काल की थी? उत्तर मध्य काल। ईश्वरदास की हमने दो रचनाएं देखी अभी। रचनाएं कौन सी देखी हमने? ये तो हरिरस, मैंने क्या बोला था बार पीछे कि ईश्वरदास बार बार ऑप्शन में आता है, तो देखो हरिरस और आपकी देवयांग, देवयांग रचनाएं देखी। और ये किस काल से थे? किस काल में थी भाई? आपकी भक्ति काल में। भक्ति काल। और भक्ति काल कब से शुरू था आपका? 1450 से 1650 का काल है वो, कोई क्या माना जाता है आपका? भक्ति काल। उत्तर मध्य काल कौन सा माना जाता है आपका? 1650 से 1850 के बीच, और ये भी आपका भक्ति काल में था। सूर्यमल मिश्रण आपका राइट आंसर हो जाएगा। बचा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन आपके? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, वीर सत्सई लिखी थी ना सूर्यमल मिश्रण ने, वो भी याद कर लेना साथ साथ। इनकी रचना कौन सी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके? इनकी दो रचनाएं थी, ये तो आपकी वंश भास्कर, याद कर लेना, जो बार बार पूछी जाती है, और एक थी आपकी वीर सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राठौड़ारी ख्यात किस प्रकार की ख्यात का उदाहरण है? जो राठौड़ारी ख्यात है वो किस प्रकार की ख्यात का उदाहरण है? संलग्न ख्यात, बात संग्रह ख्यात, धार्मिक ख्यात, लोक ख्यात। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? दो सबसे पहले बात करते हैं ख्यात की। ख्यात क्या होता है? तो ख्यात क्या होता है आपका? जो ख्यात, ये ख्यात संस्कृत भाषा का शब्द है। सबसे पहले तो ख्यात संस्कृत भाषा का शब्द है, याद करो। ख्यात किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि ख्यात किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो शब्दार्थ दृष्टि से इसका आशय, शब्दार्थ की दृष्टि से इसका आशय प्रख्यात, विख्यात, कीर्ति आदि है। प्रख्यात, विख्यात, कीर्ति आदि है, etc है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें आपकी जो ख्यातों के मान, बात करें आपकी, जैसे वंशावली लिखी जाती है, प्रशस्ति लेखन का विस्तृत रूप है इस प्रकार से। तो हमें पूछा कि राठौड़ ख्यात, तो राठौड़ ख्यात बात करें तो किसके अंदर आती है आपकी? बताओ भाई। बात संग्रह ख्यात। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संकलन ख्यात क्या होती है? कर्मानुसार लिखा हुआ इतिहास, कर्मानुसार लिखा हुआ इतिहास, उसको क्या बोलते हैं आपके? संलग्न ख्यात बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, दयालदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात। तो समझने वाले क्वेश्चन थे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
राजस्थानी साहित्य में वात किस रूप में पाई जाती है? राजस्थानी साहित्य में वात, ठीक है, केवल पद्य के रूप में, केवल गद्य के रूप में, गद्य में, पद्य में और गद्य में, तीनों के रूप में, केवल स्वाद के रूप में, तीनों के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो खाने की जरूरत, जो वात खाने वाला सुनने वाले की विद्या है, यहाँ पर बात कर लेते हैं वात क्या होता है। सबसे पहले वात क्या होता है आपका? खाने की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विद्या है, और सुनने की विशेष विद्या है, विशेष विद्या है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वात क्या है? खाने की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विद्या है। तो सीधा बात करते हैं। यहाँ पर देखो, खत्ता कहने वाला बात पोष कहलाता है, ये भी याद कर लेना। खता कहने वाला, कहने वाला क्या कहलाता है आपका? वातपोष, ठीक है। कथा कहने वाला वातपोष, सुनने वाला उखाड़ा देता है। सीधा पूछा जाता है कि वात जो कहता है, वात के दौरान जो उखाड़ा कौन देता है? तो सुनने वाला। सुनने वाला क्या देता है आपका? हुंकारा देता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे आपका वात का एग्जाम्पल कौन सा था आपका? जैसे राव अमर सिंह जीरी वात, राव अमर सिंह जीरी वात, वात। सीधा क्वेश्चन आ जाता है राव अमर सिंह जीरी वात, ठीक है। बाबू जीरी वात, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था क्वेश्चन, बाबू जीरी वात पूछी जाती है। बाबू जीरी वात, सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? जो राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद झमाल किस विशेषता के लिए जाना जाता है? राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद कौन सा है? झमाल। किस नाम विशेषता के लिए जाना जाता है? इसमें 4 चरण होते हैं? नहीं। इसमें पहले क्या होता है आपका? इसमें पहले दोहा और 5वें चरण में दोहे का अंतिम चरण दोहराया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राव इंद्र सिंह जीरा झूलना, राव इंद्र सिंह जी री जमाल, सॉरी जमाल फट रहे हैं ना, जमाल झूलना तो दूसरा होता है। राव इंद्र सिंह री जमाल, जमाल की विशेषता क्या होती है? इसमें पहले दोहा और 5वें चरण में दोहे का अंतिम चरण दोहराया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका कि राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद जमाल किस विशेषता के लिए जाना जाता है? इसमें पहले दोहा और 5वें चरण में दोहे का अंतिम चरण दोहराया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाते हैं। किस राजस्थानी काव्य के छंद में 24 अक्षर के वर्णित छंद के अंत में यह गण होता है? अच्छा क्वेश्चन है। किस राजस्थानी काव्य के छंद में 24 अक्षर के वर्णित छंद के अंत में यह गण होता है? झूलना, पर्ची, प्रकाश या विलास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सीधा सा पूछा है कि राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद झूलना होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मात्रिक छंद होता है सीधा। और जैसे बात करें एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम, तो कौन सा जाएगा आपका? सुल्तान देवडेरा झूलना, सुल्तान देवड़े रा झूलना। और इसके लेखक कौन आपके, वो भी याद कर लेना साथ साथ। लेखक थे इसके आपके दुर्साडा। कौन थे आपके? दुर्साडा। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि सुल्तान देवड़ेरा झूलना किसने लिखा था? दुर्साडा ने लिखा था, ठीक है। और इसके अंदर कैसा एक मात्रिक छंद है, 24 अक्षर के वर्णित छंद में अंत में ये गण होता है। अंत में क्या होता है आपका? ये गण होता है। पर्ची की बात करें, पर्ची क्या होती है आपकी? देखो पर्ची दे रखा है आपका, संत महात्माओं का जीवन परिचय होता है। देखिए पर्ची क्या होता है आपका, मैंने क्या बताया आपको? संत महात्मा आपके, संत महात्माओं का जो जीवन परिचय है ना, जीवन परिचय। राजस्थानी भाषा में जिस पद में रचना मिलता है उसे क्या कहते हैं आपके? परिचय। राजस्थानी भाषा में जिस पदेबद्ध रचना में मिलता है
उसे क्या बोला जाता है? आपका पर्ची बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल बात करें, संत नामदेवरी पर्ची, क्या बोला जाता है आपका? संत नामदेवरी पर्ची। कबीरी पर्ची आ सकता है एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा देखें हम, कबीरी पर्ची, संत रैदासरी पर्ची, ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। इसको पर्ची बोलते हैं, यानी संत महात्माओं का उल्लेख होता है उसके अंदर। प्रकाश क्या होता है आपका? प्रकाश होता है किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धि या घटना का विशेष वर्णन। किसी वंश या व्यक्ति या कोई विशेष घटना होना, विशेष घटना पर विशेष प्रकाश डालना, प्रकाश डालने वाली कृति, वाली कृति क्या कहलाती है? आपकी प्रकाश कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे आपके किशोरदास है, किशोरदास है, इसने कौन सा प्रकाश लिखा था? आपके राज प्रकाश। किशोरदास की कौन सी रचना है? राज प्रकाश। जैसे हम बात करें सूरज प्रकाश का निदान की, आपकी कौन सी? सूरज प्रकाश, किसकी? आपकी कन्यादान की। पूछे जाते हैं भाई, जिसने किसी व्यक्ति या वंश या विशेष घटना पर प्रकाश डाला है, तो सूरज प्रकाश ने डाला, आपकी किस में? कन्यादान ने डाला है। कन्यादास लिख दिया मैंने, कन्यादान की रचना है आपकी सूरज प्रकाश। पूछा जाता है बार बार। जैसे आपके पाबू प्रकाश है, पाबू जी पर डाला गया प्रकाश है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? पाबू प्रकाश। और इसके लेखक कौन आपके? पाबू प्रकाश के मोड़ा आसिया। कौन आपके? मोड़ा आसिया। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। विलास में क्या होता है आपका? जो राजनीतिक घटना है आपकी, राजनीतिक घटनाओं के अलावा, घटनाओं के अलावा यानी इनके अलावा आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का वर्णन, विषयक पहलुओं का वर्णन मिलता है, वो क्या कहलाता है? आपका विलास कहलाता है। जैसे आपके विजय विलास। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम राजविलास ले सकते हैं, तो कौन सा? राजविलास। जैसे राजविलास हो गया आपका। इसके अलावा बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तो कौन सा हो जाएगा आपका? बुद्धि विलास हो जाएगा, जिसमें आमोद प्रमोद भी मिलता है। पूछे जाते हैं सीधे सीधे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, कौन सी रचनाएं विभिन्न उत्सवों में ताल व नृत्य के साथ गाई जाती है? बही, मर्स्या, रास, चरचरी। देखो भाई, तो आपके कलाम ने पूछा था, क्या होता है आपका? एक विशेष प्रकार की बनावट होती है, विशेष प्रकार की बनावट, बनावट के रजिस्टर को, रजिस्टर को क्या कहते हैं? बही कहते हैं। ये तो अब कलाम का एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहते हैं? बही कहते हैं, जिसमें आपके इतिहास संबंधी कई उपयोगी सामग्री दर्ज हुई है। जैसे राव बगड़ा होते कि भैया, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल पूछे नहीं जाएंगे भाई, इनकी विशेषता पूछी जाएगी, किस प्रकार का बना होता है। जैसे बात कर लेते हैं हम आपकी पाबुदान री बही, पाबुदान री बही। ये मर्सिया आपके माइनर टेस्ट 8 में पूछा गया था, माइनर टेस्ट 8 के अंदर एक क्वेश्चन आया था मर्सिया का। ये क्या आपका? एक 100 काव्य है। कैसा काव्य आपका? 100 काव्य है, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रानी जगपत राम मर्सिया, रानी जगपत राम मर्सिया, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, पूछा जाता है। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था ये, ठीक है। रास की बात करें तो रास क्या होता है आपका? ऐसी विद्या जिसमें नृत्य, गायन और अभिनय, अभिनय तीनों कलाओं का समावेश होता है, तीनों कलाओं का समावेश होता है। तीनों कलाओं का क्या होता है? आपका समावेश होता है। और हमें क्या बचा था? कौन सी रचनाएं विभिन्न उत्सवों में ताल व नृत्य के साथ गाई जाती है? ताल और नृत्य के साथ कौन सी गाई जाती है आपकी? वह गाई जाती है आपकी चरचरी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
महाराज राज सिंह जी वेली के लेखक कौन है? महाराज जो राज सिंह वेली के लेखक कौन है? बताओ भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वीराज राठौड़। वेली किसे रुक्मिणी थी इनकी। माला साधु, गार्डन वीरभान, अंख्या भानोत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माला साधु। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो वेली पता होनी चाहिए, वेली क्या होती है आपकी, फिर इनकी बात करें थे। वेली पूछा जाएगा सबसे पहले आपका कि वेली की विशेषता पूछी जाएगी। वेली क्या होती है? देखो शासकों व सामंतों की वीरता और इतिहास और लिख देता हूँ मैं, शासकों की वीरता, इतिहास, विद्वता, उदारता, स्वामी भक्ति व वंशावलियों का उल्लेख मिलता है, उन्हें क्या बोल जाता है? वेली। जैसे आपके यहाँ पूछा है कि महाराजे राज सिंह रे वेली, इसके लेखक कौन थे? माला साधु। पृथ्वीराज राठौड़ आपने देखा है, वेली किसन रुक्मिणी, वेली किसन रुक्मिणी। गार्डन वीरबाण की बात करें तो गार्डन वीरबाण की थी महाराज कुमार अनूप सिंह री वेली, कुमार अपोन सिंह री वेली। अंख्या भानोत की बात करें, कौन सी तीन की रचना? देई, दास, जेतावतरी वेली। पूछी गई है सारी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस रचना में किसी विषय पर विस्तृत विवरण और इतिहास की दृष्टि से शासक तथा उसके परिवार का वर्णन मिलता है? विगत मिलता है, दमाल में मिलता है, रूपक में मिलता है, साक्ष्य में मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा विगत। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम विगत की, तो कौन सी आ जाएगी? मारवाड़ा प्रगनारी विगत, प्रगनारी विगत। लेखक कौन थे इसके? लेखक थे आपके मोहनोत नैन्सी। धमाल का कब किया जाता है? धमाल आपके होली पर किया जाता है अपने राजस्थान में। होली पर धमाल गाए जाते हैं ना। अरे आपके तो बैंक बड़ौदा भी हुआ था, धमाल ही था एक तरह से, सबको याद है। रूपक की बात करें, रूपक किसी व्यक्ति विशेष की या काव्य करती है, रूपक कहलाती है। ठीक है, व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां बताता है ये, व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां बताने वाला, उपलब्धियां जिसमें लिखी जाती है वो क्या कहलाता है? रूपक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कौन सा जगह राज रूपक याद कर सकते हो आप? राज रूपक आता है आपका। ठीक है, गज गुण रूपक आता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपका गज गुण रूपक। साकी क्या होती है भाई? साकी मूल रूप से साकी था आंखों देखी बात का वर्णन, आंखों देखी बात का वर्णन, वो क्या कहलाती है आपकी? साकी कहलाती है। ठीक है, जिसमें आपके सोठा का प्रयोग किया जाता है। इसमें साकियों में कौन किस छंद का प्रयोग किया जाता है? छंद की बात करें तो सोठा छंद का प्रयोग किया जाता है, छंद का प्रयोग किया जाता है इनमें। ठीक है, और जैसे बात करें एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम कबीर की साखियाँ, विशेषता पूछी जाएगी भाई इनकी, ये साखियाँ वगैरह कम पूछी जाती है। विशेषता जैसे अभी आपके 4th ग्रेड में पूछा गया था, ये वेली वाला पूछा गया था 4th ग्रेड में, वेली क्या बोलते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आया था आपके 4th ग्रेड के अंदर, आपने देखा होगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए 4th ग्रेड के अंदर विभिन्न पारियों के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। कौन से काव्य ग्रंथ राजाओं की प्रशंसा, उनके युद्ध अभियानों और वीरतापूर्ण कृत्यों का विवरण देते हैं? तो वो कौन से आते हैं? रासो। यह अभी आपका पूछा गया था, वर्तमान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलाम ने टेस्ट में भी पूछ लिया इसको, और अभी आपके 4th ग्रेड में पूछा गया ये, क्योंकि मैं कल पेपर में ला रहा था तब मैं पेपरों के क्वेश्चन देख रहा था, आंसर के आगे ना, तो उनके पेपर क्वेश्चन लिखता हूँ मैं सारे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी किसने आए आपके। ठीक है, इस बारे में कितने सहते क्या है, क्योंकि आपको करवाने भी तो है ना, क्योंकि आपको रीट के अंदर आपको उन क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से करवाने हैं, तो अलग अलग छाट रहा था पेपरों को बेटा। तो मैं देख रहा था कि ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, तो कल आपका ये क्वेश्चन भी आया था वहाँ पर 4th ग्रेड के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे।
महान गणित के ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किस वर्ष रचा था? महान गणित के ब्रह्मगुप्त की बात करें, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की बात करें, कौन सा? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किस वर्ष रचा था? 598 ईस्वी, 628 ईस्वी, 650 ईस्वी, 600 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताओ भाई। 628 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके राजस्थानी भाषा के साहित्य के क्वेश्चन पूछे हमने, राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन पढ़े। इसके अलावा जो आपके राजस्थान की जो भाषा साहित्य पढ़ते हैं उससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो वेली वगैरह, भई वगैरह, पवाड़े वगैरह, वचनिका वगैरह, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर किए हमने। तो ये क्वेश्चन थे माइनर टेस्ट 8 के, यानी माइनर टेस्ट 8 का जो टॉपिक था, जैसे पेज नंबर की बात करें आपकी 6 से आगे 15 नंबर पेज तक, 6 से 15 नंबर पेज तक बात करें तो ये आपकी माइनर टेस्ट 8 के क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका कल ही पूछा गया था, यानी लास्ट टेस्ट होता है आपका माइनर टेस्ट 8, वहाँ पर देखना यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो क्वेश्चन आगे यहाँ पर सारे के सारे करवा दिए गए, और वो भी करवा दिए गए थे टेस्ट के अंदर भी। और अब हम कल पढ़ेंगे आपका, कल भाषा साहित्य का रिविजन करेंगे ना, भाषा साहित्य। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका प्राचीन साहित्य और मध्यकालीन साहित्य, प्राचीन साहित्य और मध्यकालीन साहित्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इसके साथ क्लास समाप्त करते हैं। आज छोटे क्लास इसलिए की थी, कम से कम 1-2 घंटा पढ़ना चाहिए। आज दीपावली है और आप शाम को दीपावली के साथ एंजॉय करना, मस्त घर वालों के साथ पटाखे वटाखे फोड़ना आराम से, और कल से फिर वापस पढ़ाई पर लग जाना। ठीक है दोस्तों, इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।